हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए टॉपिक से, जो है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। हम इससे पहले जो है पैलेलिथिक एज भी कवर कर चुके हैं, मेसोलिथिक एज भी कवर कर चुके हैं, यहाँ तक कि मेसोलिथिक आर्ट को भी कवर कर चुके हैं। अब जो है हम बात करने वाले हैं उसके नेक्स्ट एज की, जो कि है नियोलिथिक एज। अब जब हम एक नए एज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पर्टिकुलर टाइम पीरियड की तो बात करेंगे। तो अब हम बात करें ये एज का टाइम पीरियड क्या था, तो ये 10,000 BC से स्टार्ट होते ही 2000 BC तक हमें इसका टेन्योर जो है हमें मिलता है, जो कि वर्ल्ड वाइड है। पर अगर वहीं हम बात करें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 7000 BC से 2000 BC। ठीक है, जहाँ इंडिया में जो मेहरगढ़ क्षेत्र है वहाँ से हमें नियोलिथिक बस्तियों के जो एविडेंसेस हैं पहली बार वहाँ पे हमें मिलते हैं। अब हमने इसका एक टाइम पीरियड का ओवरव्यू तो ले लिया, बट अब हम बात करें कि ये हम जो टर्म यूज़ कर रहे हैं नियोलिथिक, तो ये नियोलिथिक का मतलब क्या है। तो ये दो शब्दों से बना है, आप देख सकते हैं, न्यू और लिथिक, जिसमें हम जानते हैं ये लिथिक वर्ड जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टोन को। तो जैसे कि हमने पैलेलिथिक किया था तो लिथिक वहाँ पे भी स्टोन को ही रिप्रेजेंट कर रहा था। हमने मीज़ोलिथिक किया, मीज़ोलिथिक में भी लिथिक स्टोन को रिप्रेजेंट किया। इसी तरह यहाँ पर भी ये स्टोन को रिप्रेजेंट किया। बट वहीं अब आगे हम नियो की बात करें तो नियो रिप्रेजेंट करता है न्यू को, नया। तो अब इससे आपको क्लियर तो समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा एज जो कि न्यू स्टोन एज कहलाएगा, है ना, न्यू स्टोन एज कहलाया। अब पॉइंट उठता है कि ये जो पीरियड था उस समय जो है मानव जीवन में पूरा पाषाण काल की, इसे जो है क्रांति भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि अब हम आगे देखेंगे कि ये के जो है रेवोल्यूशन बेसिकली क्यों रहा। ठीक है, पर पॉइंट है कि ये जो टर्म है फर्स्ट टाइम नियोलिथिक, ये यूज़ किसने किया या इसे इंट्रोड्यूस किसने किया। तो इसको जो इंट्रोड्यूस किया था वो जॉन लुबॉक ने किया था अपनी किस बुक में, प्री हिस्टोरिक टाइम में, 1865 में। और इन्होंने ही जो है विश्व मानव की इसे पहली क्रांति कहा था, जिसमें मैंने जैसे कि बोला कि इसे रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है, इसे हम समझेंगे नियोलिथिक एज के फीचर्स में। ठीक है, आगे हम इस टर्म के बारे में और डिटेल में बात करें तो भारत में जितना भी नवपाषाण काल की खोज हुई, अब वो किसने की, तो वो जो है ले मेजरॉय जो हैं उन्होंने इसको ढूंढा। हुआ क्या, 1860s में जब उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक स्थित जो जगह है टॉम्स नदी घाटी, वहाँ पे पहली बार जो है इन्होंने उपकरण देखे और उसका जो है बेसिकली डिस्कवरी हो गई। ठीक है, आगे अब हम बात करें इसके फीचर्स की, क्योंकि हमने इसके जो टर्म्स हैं उसके मतलब और उसको फाइंड आउट करने वाले पर्सन्स के बारे में बात कर ली है। अब पॉइंट उठता है कि नियो क्यों है, नया क्यों है ना। तो नया क्यों है या रेवोल्यूशन हम इसमें क्यों देखते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा फीचर है वो है एग्रीकल्चर। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो हमने जितने भी एजेस पढ़े हैं ना, वहाँ पे हमने बिल्कुल भी एग्रीकल्चर का रेफरेंस नहीं देखा कि लोग खुद से खाना बना रहे हैं, मतलब खाने के लिए जितना भी है प्रोडक्शन कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, तो वो चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी थी। और इस पीरियड में जो है हम ये सब देखते हैं, जहाँ नियोलिथिक एज तक आते हुए फूड गैदरिंग से फूड प्रोड्यूसर तक जो है उसका सफ़र शुरू हो गया। अब ये सफ़र तो शुरू हो गया, अब उसमें उगाया गया तो क्या उगाया गया, है ना, ये भी तो सवाल उठेगा। तो पहली जो फसल हमें मिलती है वो है जौ, जिसे हम बारले कहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वहाँ पे उस समय के पूजा पाठ करने के लिए जो है यूज़ की जाती रही होगी। ठीक है, जिसमें अब हम बात करें कि वो तो चलो पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, तो खाए जाने वाली फसल कौन सी थी, तो वो थी गेहूँ, वीट। ठीक है, इसी तरह जो है और भी फसलें हमें वहाँ पे मिलती हैं, जैसे चावल, राइस, धान हम जिसे कहते हैं, मक्का, ये सब जो है हमें वहाँ पे मिलता है। जिसमें सबसे पहला साक्ष्य जो चावल का हमें मिलता है वो लोहार देव यूपी में 9000 से 8000 BC का हमें मिलता है।
तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई सबसे पहले जो फसल है हमें कौन सी मिलती है, उसका रेफरेंस तो जौ है। उसके बाद जो है हम कहें तो गेहूं है, उसके बाद कहें तो चावल है, और चावल के बाद जो है मक्का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और फीचर्स की। तो दूसरा फीचर जो है इस टाइम पीरियड का खास बात वो है एनिमल डोमेस्टिकेशन, कि इस समय अब सिर्फ और सिर्फ जो है प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनको पालतू भी बनाया जा रहा है। सिर्फ उन्हें मार के खाया नहीं जा रहा है, शिकार नहीं किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ तक कि उनको पाला भी जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो हमें बागोर में मिलता है, और सबसे पहला जो पालतू भैंस का साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ से मिलता है। आगे हम बात करें, अब भाई जब खेती भी कर रहे हैं, पशुपालन भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लाइफ भी सेटल्ड होनी ज़रूरी है। तो हमें क्या मिलती हैं, स्थायी बस्तियों के रेफरेंसेस भी मिलते हैं, क्योंकि जब एग्रीकल्चर करेंगे, कहीं फसल उगाएंगे, तो एक पर्टिकुलर जगह तो चाहिए ना उगाने के लिए। अब उगाने के लिए भी चाहिए, और अगर डेली वहाँ काम करेंगे तो वहाँ रहने के लिए भी चाहिए, है ना। पशुपालन भी कर रहे हैं तो जगह तो चाहिए, तो इसीलिए स्थायी बस्तियों का रेफरेंस हमें यहाँ मिल जाता है, जिसमें गांव और समुदाय का विकास जो है हमें देखने को मिलता है। आगे हम बात करें और फीचर्स की, तो भाई ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग स्टोन टूल हमें मिल जाएंगे, पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमें दिख जाएगी, यहाँ तक कि आग जलाने का जो ज्ञान है, नॉलेज, वो प्रॉपर हमें यहाँ देखने को मिलती है। और हमें इन्वेंशन किसका मिलता है, पहिए का, व्हील का इन्वेंशन हमें यहाँ पे दिख जाता है। अब हमने बात करी फीचर्स की, तो अब फीचर्स के साथ अब हम बात करते हैं कि अब ऐसी कौन सी साइट्स हैं इंडिया में जो नियोलिथिक टाइम पीरियड से जुड़ी हैं। तो अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो नियोलिथिक एग्रीकल्चरल बेस्ड रीजन जो है हम 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंगली पर्टिकुलरली एक एक साइट को उठा के भी पढ़ सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, ये पूरे इंडिया के एरिया को कवर कर रही हैं, जिसमें एक तो हो गया इंडस सिस्टम, ठीक है, या वेस्टर्न जो है बॉर्डर लैंड्स हो गए, एक ये गंगा का क्षेत्र हो गया, गंगा वैली का, एक हो गया वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न दक्कन वाला एरिया, और एक हो गया साउदर्न दक्कन वाला। तो अब इसके थ्रू जो है हम सारी साइट्स को कवर करते हुए चलते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे जो हमें साइट्स मिलती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो नियोलिथिक की होती हैं, वो बुरज़ोम, मेहरगढ़, सरायखोला, ठीक है, किले गुल मोहम्मद। ऐसे ही अगर हम बात करें ये गंगा वैली के क्षेत्रों में, तो चिरांद, कोल्दी हवा, ये हमें साइट्स मिलती हैं। वैसे ही हम बात करें वेस्टर्न इंडियन और नॉर्दर्न दक्कन के एरिया में, तो ये जो है डलहौजी हार्डिंग, ठीक है, और ये सारूतारू हो गया, मर्कडोला हो गया। अब वहीं साउथ दक्कन में बोले तो उतनूर, मस्की, संगन कुल्लू, तो ये सारे जो एरियाज़ हैं हमें यहाँ पे जो हैं देखने को मिलते हैं, जहाँ पे इस मैप के थ्रू एक रफली आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए ये बुरज़म, गुल्फकर, ठीक है। इसी तरीके से भाई ये इंडस के एरिया पे हो गया, ये सारे गंगा के क्षेत्र में हो गया, नर्मदा, ताप्ती, और ये इधर साउथ की जो हैं एरियाज़ में यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये रहा मस्की, और इधर का क्षेत्र ये सारा। तो आप इन सब साइट्स को एक बारी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम धीरे धीरे पर्टिकुलर एक एक साइट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे पर्टिकुलरली नियोलिथिक फीचर्स जो हमें मिले हैं उसमें भी पर्टिकुलरली ऐसा क्या खास मिला है उस पर्टिकुलर जगह से। तो हम मेहरगढ़ की बात करें तो ये जो है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा जाता है इसे। ये पाकिस्तान के क्षेत्र का एक फर्टाइल एरिया है, ये आप देख सकते हैं इंडियन मैप में, ये इधर बाहर की साइड जा रहा है ना, पाकिस्तान की साइड। तो ये कृषि में सबसे पुराने साक्ष्य मिलने वाला जो है क्षेत्र है, जिसमें 7000 BC के रेफरेंसेस हमें मिल जाते हैं, इतने पुराने साक्ष्य हमें मिल जाते हैं, जिसमें 3 टाइप की जो है वीट्स मिल जाती हैं, 2 टाइप की बार्ले मिल जाती हैं यहाँ तक कि शीप, गॉट, कैटल, इन सब को पालने के अवशेष भी मिल जाते हैं।
ठीक है। पालतू भैंस का भी सर्वप्रथम साक्ष्य हमें मिल जाता है। छेनी, हाथ की चक्की, हड्डी के औजार, ये सब मिलते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगुलर हाउसेस मिलते हैं, ठीक है। ये सारे रेफरेंसेस हमें वहाँ मिलते हैं। वहीं हम बात करें आगे मेहरगढ़ के विकास और परिवर्तनों को देखते हुए उसकी अवधि को भी जो है 3 भागों में बांटा जाता है, उसके चेंजेस को देखते हुए। तो एक पीरियड तो हो गया यही 7000 से लेके 5500 BC। वहीं इसके आगे जो एंड हो रहा है वो 4500 BC। इसी तरह यहाँ एंड हो रहा है 3500 BC पे। तो ये 3 पीरियड्स हो गए, ठीक है। अब जिसमें हम इन सब पीरियड्स के बारे में बात करेंगे। अब स्पेसिफिकली इनमें क्या खास बात है या इनमें हम अंतर के तौर पे भी देख सकते हैं। अगर हम अंतर से देखेंगे तो हमें साफ पता लग जाएगा इन तीनों पीरियड्स में किस तरीके के चेंजेस जो हैं हो रहे हैं। तो फर्स्ट पीरियड जो है हमें वही कृषि के प्रारंभिक सोर्सेस तो मिलते ही हैं कि गेहूं जो है। अब वहीं सेकंड स्टेज में ऑब्वियस सी बात है पीरियड के बाद उसमें उन्नति तो होगी ना, कृषि में सुधार तो होगा, क्योंकि इंट्रोड्यूस तो फर्स्ट फेज में हो चुकी है। अब इंट्रोड्यूस होने के बाद उसमें रिफॉर्म ही तो होगा। तो सेकंड पीरियड में उन्नत कृषि की शुरुआत शुरू हो जाती है। वहीं थर्ड में अब उन्नत कृषि भी शुरू हो गई तो उसके बाद क्या ही होगा, शहरीकरण ही तो होगा। तो शहरीकरण को आधार बनने के लिए जो है मौके मिलने लगते हैं, तो व्यापारिक कृषि भी जो है शुरू होने लगती है। वहीं अब हम बात करें फर्स्ट फेज की फिर से, तो बकरियां, भेड़, गायें इन सबको पाला जा रहा था। तो आगे क्या सुधार होगा, सुधारित पशुपालन ही होगा और बेटर होगा। और उसके बाद क्या होगा, कॉमर्शियल होगा। तो वही चीज़ ऐसे ही मिट्टी से जो है, मिट्टी के ईंटों से बने साधारण घर हमें पहले देखने को मिलते हैं फर्स्ट फेज में मेहरगढ़ के। पर वहीं जब सेकंड पर आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है घरों का स्ट्रक्चर जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, तो व्यवस्थित घर दिखने लगे। और उसके बाद क्या होगा, शहरीकरण ही दिखने लगेगा, तो उसकी शुरुआत होने लगती है। ऐसे ही प्रारंभिक हस्तशिल्प का सामान देखने को मिलता है। पर अब आगे क्या होगा, वो रिफॉर्म होगा, उन्नत हस्तशिल्प होगा जिसमें मिट्टी के बर्तन, आभूषण ये सब मिलेंगे, है ना। और आगे उसके आगे क्या होगा, चित्रित बर्तन मिलेंगे। भाई विकास होगा ना, तो जटिल और विकसित कलाकृतियाँ मिलेंगी, कॉम्प्लेक्स मिलेंगी हमें। तो हमने इन तीनों फेसेस में बेसिकली पीरियड्स में भी एक तरह से डिफरेंस से क्या समझ लिया कि ओवरऑल चेंजेस टाइम टू टाइम किस तरीके से आ रहे थे। ऐसे ही अब हम सेकेंड जो साइट की बात करें वो थी किलीगुर मोहम्मद, ठीक है। इसकी खुदाई जो हुई थी 1949 से 51 में WA फेयर सर्विस जूनियर जो है, फेयर सर्विस जूनियर उसकी अध्यक्षता में की गई थी, जिसके पहले जो 3 लेवल्स को नियोलिथिक एज माना गया। अब यहाँ पे क्या था, घास फूस और मिट्टी के घर हमें देखने को मिलते हैं स्पेशली, ठीक है। और पीरियड सेकेंड और थर्ड तक जो है हैंडमेड और बास्केट मार्केट पॉटरी जो है उससे फाइन व्हील जो है वो ब्लैक और रेड वेयर सिंपल ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन वाली पॉटरी बनने लगती है। जैसे हमने मेहरगढ़ में देखा ना, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है। आगे हम बात करें अदर साइड की, तो अपनी थर्ड साइड पे हम आते हैं तो राणा गुदाई, ठीक है। इसकी खुदाई जो है किसने करवाई थी, ब्रिगेडियर E.G. रॉस ने 1946 में। इसमें भी जो है पीरियड फर्स्ट में जो है यायावारी या हम कह लें अर्ध खाना बदोश समुदाय जो है हमें यहाँ पे मिलता है, ठीक है। क्योंकि अब सेटलमेंट धीरे धीरे होने लगती है ना, तो अब जो है हमें अर्ध खाना बदोश ही मिलेंगे, है ना। और मिट्टी के बर्तन भी हमें मिलते हैं, पालतू जानवरों की अस्थियां भी मिलेंगी और छिद्र वाली सुइयां मिलती हैं। खास बात क्या है यहाँ पे, छिद्र वाली हमें सुइयां मिलती हैं। आगे हम बात करें गुमला की, तो ये गोमल घाटी जो है वहाँ पे हमें एक छोटा सा क्षेत्र मिलता है जिसमें चित्रित मृदभाण मिलते हैं, खिलौने, गाड़ियाँ मिलती हैं, पशुओं और औरतों की जो है लघु आकृति मिलती है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें चलिए कश्मीर की, तो कश्मीर से जो है नियोलिथिक कल्चर के फसल काटने के आयताकार पाषाण उपकरण, जिसे हम 2 छेद वाली हस्तियां कहते हैं, ठीक है, वहाँ से हमें मिलती हैं। तो अब हम कश्मीर की 2 स्पेशल साइट्स की बात करते हैं, ठीक है, जो दोनों की दोनों हमें उधर ही मिलती हैं। बट
फीचर्स डिफरेंट हैं। तो एक है बुर्ज़म और एक है गुल्फकर, ठीक है। तो बुर्ज़म की हम बात करें तो ये जो है इसका क्या मतलब होता है, जन्म स्थान। तो यहाँ के लोग कहाँ कैसे रहते थे, एक गोलाकार कह लीजिए या अंडाकार कह लीजिए, उन गड्ढों में रहा करते थे, क्योंकि ये गड्ढे क्या होते थे, सर्दियों में गर्म रखते थे और यहाँ सामान रखना आसान भी था, है ना, क्योंकि भाई ठंडी जगह है, अब लोगों को रहना है तो वो गड्ढे बनाकर वहाँ पे रहा करते थे। इसी तरह शिकार और मछली पालन करके अपना जो है काम चलाया करते थे। तो वहाँ पे हमें पॉलिश टूल्स मिल जाते हैं, कॉटन मिलती है, ओखलियाँ मिलती हैं, यहाँ तक कि एक कब्र में तो जो है मालिक के साथ पालतू कुत्ता, बकरी, ये सब दफनाए जाने के रेफरेंसेस भी हमें वहाँ पे मिलते हैं। यहाँ तक कि अनुष्ठानिक कार्यों के भी हमें संकेत वहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें गुल्फकर की, इसकी खुदाई 1981 में A.K. शर्मा द्वारा कराई गई, जिसका अब मीनिंग क्या है, जैसे हमने बुर्ज़ोम का मीनिंग देखा जन्म स्थान, उसी तरह हम इधर देखें तो इसका क्या मतलब होता है, कुम्हार की गुफा, केव ऑफ पॉटर्स। तो अब यहाँ पे भी क्लियर है कि यहाँ पे भी कुछ स्थानीय गर्तों की खोज हुई जो भंडार के काम के लिए हुई, ठीक है। और यहाँ पे भी पालतू पशुओं के अवशेष मिल जाते हैं, कृषि के भी मिल जाते हैं और पत्थर की चक्कियाँ भी मिल जाती हैं। ऐसे ही कश्मीर की और साइट की बात करें तो कनिष्कपुर एक साइट है जिसको खोजा B.R. मानी ने। काटने वाले औजार के जो हैं प्रस्तर मिलते हैं, स्लेट का निर्माण मिलता है, पॉलिशदार वाले मृदभाण मिलते हैं, हाथ और चाक के दोनों के बने बर्तन मिलते हैं, ठीक है। आगे हम और कुछ साइट्स की बात करते हैं, जैसे कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की भी कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि कोल्दी हवा, ठीक है, महागड़ा और एक लोहारदेव। तो इसमें हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। तो ये जो कोल्दी हवा है ये बेलन घाटी के पास है। चावल के पहले साक्ष्य यहीं पर मिलते हैं 6500 BC के, और लाल बर्तन वाला जो है स्थल भी यही था। चावल की भूसी वाला बर्तन भी यहीं मिलता है। जानवरों की हड्डियों के अवशेष भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें ये महागड़ा की, तो यहाँ पे पशु बाड़े के प्रमाण मिलते हैं। वहीं लोहारदेव में जो संत कबीर का जो नगर बोला जाता है, वो वहाँ पे नए खोज के अनुसार जो हैं, जो चावल के साक्ष्य हैं 5000 BC के, वो लोहारदेव में मिलते हैं। तो देखो, वैसे जो है सबसे पहले फाइंड आउट तो हुए कोल्दी हवा में, बट अब जैसे हम रिसर्च करते जाते हैं, रिसर्चेस निकल के आती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, तो उसके थ्रू को जो अभी करेंट का डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है लोहारदेव है, ठीक है। वहीं जानवरों की हड्डियों के भी कुछ अवशेष मिलते हैं। अब वही बात है कि जो हमने डिस्कवरीज़ की बात की कि कुछ डिस्कवरीज़ होती हैं एंड उसके थ्रू जो है हमें डेटा मिलता है। तो एनिमल बोन्स जो हैं उसकी डिस्कवरी में सबसे पहले हम अगर रखेंगे, आपको MCQ में ऑप्शन दिया जाता है लोहारदेव, मेहरगढ़, कोल्दी हवा, तो सबसे पहले आप जो है क्या टिक करेंगे, लोहारदेव, क्योंकि रिसेंट रिसर्च है। उसके बाद में आपको लोहारदेव नहीं मिलता, मेहरगढ़ मिलता है, तो मेहरगढ़ आंसर रहेगा। और अगर मेहरगढ़ भी नहीं मिलता है तो कोल्दी हवा जो है आपका आंसर होगा। तो आपको ये सीरीज़ याद रहे। वहीं अब हम बात करें इम्पॉर्टेंट साइट्स मिडिल गंगा वैली की, ठीक है। हमने कश्मीर का क्षेत्र तक भी कवर कर लिया। अब किस क्षेत्र में आएंगे, गंगा वैली में। तो वहाँ पे चिरांद एक क्षेत्र है जो पूर्वी यूपी या बिहार के क्षेत्र में आता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में हड्डियों के उपकरण मिलते हैं। गेहूँ, चावल, मूंग, मसूर, ये सब जो है मिलते हैं, जो साल में 2 बारी फसल उगाए जाते थे। वहीं चूल्हे चौके के युक्त लेप वाले घर मिलते हैं। भारी मात्रा में जो मृंगशंग होते हैं उनके बने वस्तु, हड्डियों के आभूषण, ये सब मिलते हैं। अब हम इसी तरह और बात करें नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की, तो वहाँ पे कौन कौन सी साइट्स जो हैं हमें मिलती हैं। तो सरुतारू एक साइट है जो असम के क्षेत्र में मिलती है। कुल्हाड़ी, मृदभाण, भूरे और धूसर रंग के मिले, ये सब रस्सी के निशान इस पे जो है बने हुए हमें मिलते हैं। ऐसे ही जो है दाउजली हिडिंग जो है असम का, वहाँ पे ओखली और मृदभाण मिले हैं, जिस पे क्या लाल रंग की मोहर बनी हुई है। जहाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो रस्सी का निशान है सरुतारी जो है सरुतारू में,
वहीं यहाँ पर जो है लाल रंग की मोहर लगी है। फॉसिल वुड के टूल्स मिलते हैं, चाइना से स्टोन लाए जा रहे थे, ठीक है। अब हम और बात करें तो अब हम धीरे धीरे पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच गए हैं, साउथ इंडिया में, ठीक है। तो अब साउथ इंडिया के इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो क्या खास बात थी साउथ इंडिया की सभी ऑलमोस्ट साइट्स की कि वो राख के टीले कहलाते थे। क्यों? क्योंकि इन स्थानों पे जो है गोबरों के ढेर को जलाने के लिए जो है पुनरावृत्ति देखने को मिलती है। अब क्योंकि उन्हें जलाया जाता था तो इसीलिए जो है वहाँ पे इनका क्या नाम पड़ गया, साउथ इंडियन नियोलिथिक कल्चर का, कि भाई राख के टीले वहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे भी जो है कुछ पर्टिकुलर साइट्स जो मिली हैं उनके सिर्फ नेम हम मेंशन कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक में जो है टी नरसिंहपुर हो गया, ये पिकलीहल हो गया, मस्की हो गया। ऐसे आंध्र प्रदेश में जो है कुग्गल हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया, पल्लवाय हो गया, ठीक है, उतनूर हो गया। तमिलनाडु में आप देखोगे तो आदिचन्नल्लूर हो गया। तो ये सारी कुछ साइट्स हैं जिनको बेसिकली हम नियोलिथिक टाइम पीरियड में कवर करते हैं। इसके बाद जो है हम अपना टॉपिक आगे जो है चालकोलिथिक एज तक कवर करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।